दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिल्लोड़ी लेकर आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही होती है उनके जीवन सफर से कुछ खट्टी मीठी बातें। उनके जीवन सफर से हम आपको कराते हैं रूबरू अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कि एक ऐसी हस्ती से जो उत्तराखंड की बुलंद आवाज़ के साथ साथ नारी सशक्तिकरण के साथ अपनी आवाज़ को दिल्ली एनसीआर हो चाहे उत्तराखंड हो लगातार बुलंद करती रहती हैं। और पूर्व ग्राम प्रधान होने के साथ साथ वो जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा समय से उत्तराखंड के संगठनों के साथ, उत्तराखंड की संस्थाओं के साथ हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी चमोली जी के, एक ऐसा नाम जो आज दिल्ली एनसीआर में एक पहचान बन चुका है नारी सशक्तिकरण के लिए। और जब भी उत्तराखंड समाज पे पे आवाज़ उठानी होती है, इनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद रहती है। इनके साथ उत्तराखंड की सभी महिलाएं एकजुट होकर हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहती है। जी हाँ, आज हम मुलाकात करा रहे हैं रोशनी चमोली जी से। तो आइए देखिए हमारी खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज उनसे मुलाकात होगी और जानेंगे उनके जीवन सफर से। आपने हमें समय दिया एक मुलाकात के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीप भाई कि आपने अपनी सांचल प्रभात पत्रिका के अंतर्गत होने वाले एक मुलाकात शो के लिए मुझे चुना और मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं आपका। और मैंने आपके बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे देखे हैं समाज सेवियों के और हमारे संगीतकारों के, हमारे लोकगीतकार जो हैं, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण और संवर्धन हेतु कार्य कर रहे हैं, तो उनसे हमें बहुत सीख मिलती है। और मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आज आपने मुझे समय दिया और अपनी बातों को रखने के लिए मौका दिया। धन्यवाद मैम। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के हर उसको मंच मिले जो उत्तराखंड समाज के लिए काम कर रहा हो, उत्तराखंड के हर मुद्दों पे जो अपना आवाज़ को बुलंद करता है। और आप तो दिल्ली एनसीआर की एक आवाज़ हैं, बुलंदी से आप हर मुद्दे को उठाती हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अगर कोई बुलंदी से आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कुछ दो शब्द, अगर क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं, कुछ अगर सुना दें तो बहुत ही बढ़िया। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से और पूरे अपने उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामना देती हूँ। और माँ भगवती की वंदना के दिन है, तो मैं दो शब्दों में ही अपनी इस कथा को हम शुरू करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि देवभूमि से हूँ, देवों का प्रदेश है, इसलिए देवों की स्तुति से ही हम ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर मैम। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और फिलहाल वर्तमान में आप कहाँ रह रही हैं और क्या कर रही हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी दीप भाई, मेरा नाम रोशनी चमोली है। मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ और 5 बहनों के परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, 4 मेरी छोटी बहनें हैं। माता पिता शुरू से दिल्ली में रहे और पिता रेलवे में नौकरी करते थे। पहाड़गंज रेलवे कॉलोनी में हमारा मकान था और इस समय वर्तमान में मैं वसंत कुंज नागल देवत में रहती हूँ। उत्तराखंड पीछे कहाँ से, आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम रोशनी चमोली है। मायका मेरा पौड़ी गढ़वाल से है और मैं खिरसू ब्लॉक से हूँ मायके से। शादी मेरी खासपट्टी टिहरी गढ़वाल में हुई। चंद्रवदनी के स्थान से ही हमारा पूरा परिवार, हमारा ससुराल बिलोंग करता है। बनगढ़ पट्टी से हूँ और पौड़ी खाल के पास खडोली गाँव है जहाँ मेरा निवास स्थान है। सुनने में आया है कि मैम आप शुरू से ही, जब से स्कूलिंग हो चाहे कॉलेज हो, आप बुलंदी से आप हर मुद्दे पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे। चाहे स्कूल के कार्यक्रम हो चाहे कॉलेज के कार्यक्रम हो, आप जो है मंचों पे अपनी परफॉर्मेंस देते थे। और आपकी शुरू से ही वो सेवा भाव की भावना जो आपके अंदर थी वो स्कूल के समय से ही थी। तो किस तरह का था, थोड़ा बताइए। देखिए, स्कूल में गोल मार्केट के एनपी गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और चूंकि मैं 5 बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो एक लीडरशिप क्वालिटी जिसे आप दीप भाई कहें वो शुरू से ही रही। और माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार की अपनी बात को रखने का आपको मौका मिले तो बुलंदी से रखिए, वो शुरू से रहा। और अपने अधिकारों को भी मांगने का जो हमारे परिवार से लेकर, समाज से लेकर और आज हम देश भर से अपने लिए मांगे करते हैं, वो मुझे परिवार से ही मिला। और ये भी सत्य है कि जब तक आप अपनी मांग को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को उजागर नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आपको स्वेच्छा से वो चीज़ नहीं देता। तो परिवार में बड़ी बहन होने के नाते
चीज़ों को आगे रखने का मुझे मौका मिला, सभी ने मेरा साथ भी दिया। और स्कूलिंग मेरा एनपी गर्ल्स से रहा। कॉलेज में कालंदी कॉलेज पटेल नगर से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने MSW मेरठ से किया। और इसी दरमियान मुझे राष्ट्रपति लेट श्री आर वेंकट रमन जी से राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, जो सामाजिक सेवा के लिए मिला। पिताजी रेलवे कॉलोनी में रहते थे, रेलवे में थे, तो नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल हमारा वहाँ पे था। तो वहाँ पर हम दिन में स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क करने के बाद कॉलेज में जब मैंने फर्स्ट ईयर किया तो मैं 2 घंटे रोज उस हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की सेवा करती थी। तो मुझे उस सेवा के देखते हुए राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया था। और मैं तहे दिल से अपने माता पिता का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, अपने पूरे परिवार का, जिन्होंने कि मेरा पूरा साथ दिया। यानी हम कह सकते हैं कि आपके परिवार में ही आपको ऐसी शिक्षा मिली कि लोगों की सेवा करना है, लोगों के लिए जो है आवाज़ को बुलंद करना है, जिसके कारण लगातार जो है आप दिल्ली NCR में रहते हुए भी लोगों की सेवा करती थी, हॉस्पिटल में सेवा करती थी। तो वो सेवा भाव आपके मन में कहीं ना कहीं अभी तक भी बसा हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, इंसान 2 ही तरह से सेवा कर सकता है, या तो जिसके पास बहुत अधिक पैसा हो, धन हो, वो धन दाने से करता हो, और एक प्रत्यक्ष रूप में। तो उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी, तो हम प्रत्यक्ष रूप में खड़े होकर अगर किसी के दुख के, किसी के दर्द को बांट सकते थे, तो मुझे लगता था कि मेरा जीवन सार्थक होगा। और मैं तभी जाकर इस तरह की सेवा करती थी, बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाती थी। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, हमारे पास अगर पैसा होता तो हो सकता हम एक नया आयाम लिख पाते, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप में हमने जाकर वहाँ पर सेवा की। मरीज जब खुश होकर अपने घर वापस जाते थे तो बहुत लाखों दुआएं देते थे, और आज वही दुआएं हैं कि हम आज फर्श से अर्श पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ना एक दिन आपके कार्यों का जो मूल्य है वो आपको जरूर प्राप्त होता है। ठीक है, आप कॉलेज कर रही थी, लगातार जो है अपने क्षेत्र में रहते हुए वहाँ पे हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रही थी। इसके तहत जो है आपको जो है राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिला 1990 के बीच में। कहीं ना कहीं कितना गर्व फील हुआ जब राष्ट्रपति से आपको पुरस्कार मिला, और सेवा भाव से जब आप काम करती रही तो क्या लगा कि अब ऐसे आगे इतना हौसला बढ़ाया राष्ट्रपति जी ने, तो अब क्या किस तरह का रहा? दीप भाई, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए पुरस्कार ने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। 90 में जब मुझे वो पुरस्कार मिला तो आप यकीन मानिए कि मैं उस समय जॉब भी करती थी, और उस समय घर की हालत ऐसी भी नहीं थी कि पिताजी हमें रेगुलर कॉलेज करा पाते। तो उसके बाद मैं नॉन कॉलेज करती थी, संडे टू संडे हम लोग कॉलेज जाते थे, और पूरे 5 या 6 दिन मैं जॉब करती थी, शाम को आके ट्यूशन्स बच्चों को पढ़ाती थी। तो एक उम्र होती है, 93 में मेरी शादी हो गई, और फिर उसके बाद मैं जॉब भी करती रही, और अपने परिवार को भी देखना, जो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था, क्योंकि परिवार में भाई नहीं था, माता पिता थे, एक लिमिटेड आय थी जो कि हमें पूरे परिवार को पढ़ाना था, पूरी बहनों को पढ़ाना था, समाज में अपने स्थान भी बनाना था। तो उस कश्मकश में समय कब बीत गया पता ही नहीं लगा, और 93 में मेरी शादी हुई। तो शादी के बाद फिर आप दोनों ही जो जॉब करने बैठ गए, और उसके बाद फिर आपने रोशनी ऑटोमोबाइल्स से जो है अपना व्यवसाय शुरू करा। ये किस तरह का रहा, कैसा सोचा कि अब रोशनी ऑटोमोबाइल से जो है अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, इसके पीछे क्या सोचा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला, जिसने मेरे हर कदम पे आगे बढ़कर, मेरे से 2 कदम आगे बढ़कर मेरी हर चीज़ को सराहा है। हम दोनों ही जॉब करते थे, वही 6 दिन की काम, फिर 1 दिन की छुट्टी। और मेरे हस्बैंड 12th करने के बाद, ITI करने के बाद दिल्ली में आए थे, और दिल्ली में आकर उन्होंने अपना मुकाम, अपना नाम बनाने की सोची, और वो मारुति उद्योग लिमिटेड में काम करते थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बोले, रोशनी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम दोनों जिंदगी भर काम करते रह जाएंगे और संघर्षपूर्ण हमारा जीवन रहेगा। तो हमने इसे एक आयाम देने की सोचा कि हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा वर्कशॉप हमारा किशनगढ़ JNU रोड पे हमने स्टार्ट किया, और मेरे हस्बैंड ने इस ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का नाम रोशनी ऑटोमोबाइल दिया। तब मैं फ्लेक्स इंडस्ट्रीज़, जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी है, उस समय मैं जनरल
जनरल मैनेजर जो हमारे मिस्टर किशन अलरेजा जी थे, उनकी सेक्रेटरी थी, और उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। आपके चैनल के माध्यम से उनका भी आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगी। और उन्होंने मेरे हर कदम पर, जब मैंने मकान लिया तब भी उन्होंने मेरी मदद करी, जब मेरे बच्चे हुए तब भी हमारे सर उस समय डीजीएम थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। और जब हमने अपना नया व्यवसाय शुरू किया, मैंने नया घर लिया, दीप भाई मैं बताना चाहूँगी आज अगर ये बात उन तक पहुँचती है, और मैं उन दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैंने बेझिझक अपने बॉस से बोला, उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी और हमने नया व्यवसाय शुरू किया, रोशनी ऑटोमोबाइल। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों की सेवा करती थी वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी झलका, लोगों ने भी आपकी पूरी मदद करी। और जिस तरह से आप रोशनी ऑटोमोबाइल से जो है उत्तराखंड समाज के लोगों को काफ़ी मदद करती थी, हमने सुना है कि वहाँ पे उत्तराखंड समाज के काफ़ी लोग आते थे, उनकी आप पूरी मदद करते थे, चाहे वो उनकी गाड़ी खराब हो या किसी भी मुद्दे पे। तो धीरे धीरे आपका उत्तराखंड समाज से भी लिंक होता गया। किशनगढ़ में खासतौर से इस एरिया में तो बहुत सारे उत्तराखंडी रहते हैं, तो आपका धीरे धीरे उनके साथ भी तालमेल बनना शुरू हुआ। जी बिल्कुल। जब मैंने रोशनी ऑटोमोबाइल पे बैठना शुरू किया, दोनों बेटे हो गए थे, दोनों स्कूल जाने लगे थे, तो मुझे खाली टाइम घर में अखड़ता था। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं भी वर्कशॉप में आके काम करना चाहती हूँ। तो पहले तो वो हंसे, फिर उन्होंने कहा कि भाई पार्ट्स का काम है, मोटर वर्कशॉप का काम है, रोशनी आप हैंडल कैसे करोगे ये, क्योंकि ये एक मैन हैंडल्ड बिजनेस है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस काम को करना चाहिए, एडवेंचरस काम है। और मैंने इसे शुरू किया अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, पार्ट्स के नाम, गाड़ियों के 206 पॉइंट्स होते हैं, कैसे 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 चेक किया जाए, कैसे गाड़ियाँ आपने उनकी सर्विसिंग करनी है, कैसे डेंटिंग पेंटिंग करनी है। यहाँ पर हमारा किशनगढ़ में गढ़वाल कॉलोनी एक है, जिसमें हमारे 12,000 हमारे उत्तराखंडी रहते हैं। अधिकतर लोगों के पास अब तो गाड़ियां, आज से 10 साल पहले कुछ गिने चुने लोगों के पास गाड़ियां हुआ करती थी, 10-15 साल पहले। तो लोगों से जुड़ी और उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता था कि एक उत्तराखंडी महिला ये बिजनेस कर रही है, तो उनका भी मुझे बड़ा सहयोग मिला। और फिर उनके सहयोग से भी रेफरेंस मिलते चले गए और बिजनेस काफ़ी बढ़ा। हमने सुना है कि आपके साथ जो है आपने अपने शॉप्स पे काफ़ी उत्तराखंडी लोगों को भी जॉब दी, काफ़ी लड़के आपके पास आते थे और उत्तराखंड समाज से आप पूरी उनकी मदद करते थे। जी दीप भाई, मेरे पास अधिकतर लड़के उत्तराखंड के ही थे। आया नगर से कुंवर सिंह आता था, सुरेंद्र रावत जी थे, बहुत सारे लड़के थे। और हमारा नवीन रावत लड़का था, बहुत सारे। अगर हमारे पास मान लीजिए 15 लड़के हैं तो 15 में से 10 लड़के हमारे उत्तराखंड के थे। और मेरे हस्बैंड की एक खासियत थी कि गांव से आने वाले प्रत्येक लड़के को हाथ पकड़कर काम सिखाते थे। और ये आलम था कि जब तक वो लड़का अपना काम सीख जाता था तो मेरे हस्बैंड खुद कहते थे कि यार अब तू अपना बिजनेस शुरू कर ले, या अपना काम शुरू कर ले, या गाँव के अपने और लड़कों को बुला। तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा। अब जो है रोशनी ऑटोमोबाइल चला रही थी, धीरे धीरे समाज के साथ आपका तालमेल बनना शुरू हो गया, उत्तराखंड समाज में जो है आपकी एक पहचान होने बैठ गई। फिर अचानक ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि 2011-12 में जो है आपने एक संस्था बनाई भयात से जो है आपकी पूरी जिंदगी ही बदल गई, आप पूरी तरह से जो है उत्तराखंड समाज के लिए समर्पित हो गई। आखिर कैसे टर्निंग पॉइंट आया, कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं अपना काम कर रही थी और किशोर भट्ट जी का नाम मैं लेना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। किशोर भट्ट जी की माता जी शकुंतला आंटी जी बहुत ही मेरी बहुत प्रिय हमारी दीदी रही। उनके साथ मिलके हम लोग सुंदरकांड के पाठ किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। तो किशोर भट्ट ने बोला कि आप लोग अन्य समाज के लिए इतना समर्पित रहती हैं, तो क्यों ना अपने समाज के लिए रहो। और प्रीतम भरतवाण जी का जागरण था आया नगर में, सूरज रावत जो हमारे भयात के फाउंडर हैं वो करा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप उस जागरण में आइए और अपने को देखिए कि कैसे कैसे समाज के लोग हैं। फिर मैं वहाँ गई तो सूरज भाई ने बहुत सुंदर खूबसूरती के साथ वहाँ प्रीतम भरतवाण जी के जागरण किया, अथाह जनमानस वहाँ पर आया हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई हमारे समाज की संस्कृति और लोकगीत और हमारे जो इस तरह की उत्तराखंड की जो सभ्यता है, इसको कैसे हम लोग यहाँ पर बरकरार रख सकते हैं, कैसे अपने लोकगीतों को, अपने जागरों को लोगों के बीच लेके जा सकते हैं।
तो सूरज ने मुझे भयात संस्था के बारे में बताया। उस समय सूरज ने इसको बनाया ही था। फिर उसने मुझे ऑफ़र दिया कि एज ए अध्यक्ष आप हमारे को ज्वाइन करिए, और 2012 में मैंने सूरज के साथ भयात संस्था को ज्वाइन किया। और भयात के जो उद्देश्य थे उसने भी मुझे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड किया कि भाई आप समाज के लोगों को कैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू गरीबों की कैसे सहायता करके हम समाज में एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, अपने लोगों का कैसे भला कर सकते हैं। इसलिए मैंने भयात का एज ए अध्यक्ष ज्वाइन किया। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपको अवार्ड राष्ट्रपति जी से मिला था उसका कहीं ना कहीं आप धरातल पे कार्य करने की शुरुआत आपने भयात से शुरू करी, और अब आपका मन करा कि आप समाज की सेवा में पूरी तरह से जो है लग जाना है, क्योंकि आपका बिजनेस भी चल रहा था और भयात के द्वारा आपको उत्तराखंड समाज के प्रति काम करने का एक रास्ता भी मिल गया था। तो किस तरह के काम उस समय आप करते थे, क्या क्या कामों में, और कई हमने देखा है कि आपने कई डोलियां भी निकाली, कई यात्राएं भी की है, क्या था थोड़ा बताइए। देखिए, भयात के जब मैंने भयात ज्वाइन किया तो उसके हमारे कुछ अपने गोल्स थे कि हमें स्वास्थ्य पे काम करना है, हमें शिक्षा पे काम करना है, हमें उन गरीब बच्चों की मदद करनी है जो काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, जो कि हज़ारों रुपया खर्च करने के बाद एक आम आदमी नहीं कर सकता है। बच्चे को 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है कि वो अपनी एक लाइन चुने जिसमें वो अपना रोजी रोजगार और रोटी का साधन बना सके। तो इस तरह के हमने छोटे छोटे कार्यक्रम किए। और भयात से जुड़ने के बाद मैं फिर कहना चाहूँगी कि भयात का मतलब, आपके चैनल के माध्यम से, भयात का मतलब है भाईचारा, और उस भाईचारे ने मुझे पूरे समाज से जोड़ा। यानी हम कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर भयात काम कर रही थी धरातल पे, आज उसका दिल्ली एनसीआर में एक नाम है। साथ ही आपने उत्तराखंड में भी कई ब्रांचें इसकी खोली है। आज जो है भयात एक जनपरिचित नाम है और उत्तराखंड समाज के प्रति काम कर रहा है, और आप लोगों की मेहनत ही है जो भयात आज जो है हर किसी की जुबान पे है। जी जी बिल्कुल, भयात का मतलब ही है भाईचारा। तो हमने सोचा कि सबसे पहले इस नाम को हम साक्षर करते हैं, इस नाम को हम सार्थक करते हैं, इस नाम के द्वारा होने वाली चीज़ों को सार्थक करते हैं। तो मैंने, सूरज ने, किशोर भट्ट, बलबीर रावत जी, बहुत सारे हमारे समस्त भयात की कार्यकारिणी हैं जिन्होंने पूरा साथ दिया। और सिर्फ दिल्ली नहीं, उत्तराखंड है, राजस्थान है, हिमाचल है, हमारी 7 ब्रांचें जो बखूबी काम कर रही हैं। आप जो है भयात संस्था से लगातार उत्तराखंड समाज से जुड़ गई थी, उत्तराखंडी संस्थाओं से आप जुड़ गई थी। साथ ही आप जो है लगातार गांव भी जाती रहती थी, गांव की समस्याओं से भी जो है आप जागरूक होती रहती थी, अवगत होती रहती थी, क्योंकि आप लगातार से अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहती थी। जब आप गाँव जाती थी तो आपको लगता था कि यहाँ की भी आवाज़ को बुलंद किया जाए, यहाँ के मुद्दों को भी जो है हल किया जाए। इसके तहत आपने जो है ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ा। क्यों लड़ा, क्या कारण था इसके पीछे, और कौन से सन की बात होगी, थोड़ा बताइए। देखिए, 2011 में भयात से जुड़ने के बाद 2013 में मैं जब, वैसे तो हम गांव जाते रहते हैं, 2013 में मैं जब गांव गई, वो एक विशेष वाक्य था कि जिसने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, अगर मैं कहूँगी पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर लेकर आया। मेरी मदर इन लॉ जो थी वो काफ़ी बीमार पड़ गई थी। तो जब हम लोग माता जी को लेकर ऊपर तक आने के लिए, सड़क नहीं थी दीप भाई, मैं बताना चाहूँगी कि 2013 में भी वहाँ पर सड़क नहीं थी। वहाँ की महिलाएं, हमारे गांव की महिलाएं सर में 2-2 किलोमीटर से पानी लेकर आती थी। तो मुझे लगा कि भाई पढ़ाई का रोशनी कोई औचित्य रह नहीं जाता अगर आप अपनी आवाज़ को यहाँ बुलंद नहीं कर पाते, सरकारों को नहीं बता पाते हैं, और सरकारी जो फंड मिलता है, राजस्व जो हमें मिलता है, उसका हम सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उस फल को लाने के लिए, उस जो राजस्व है, जो हमें राज्य वित्त मिलता है, जो केंद्र का वित्त मिलता है, जो हमारी सुविधाओं के लिए राज्य सरकार हमें पैसा देती है, उसका सही प्रयोग तो मेरे गांव में हो ही नहीं रहा। आज भी अगर हम खडोली की बात करते हैं, 2013 की मैं बात बताऊंगी जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। मैं जब सड़क से उतरकर, जो मेन हमारी सड़क थी रोडधार, वहां से उतरकर हम 6 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो आप यकीन मानिए कि जब वहां कोई बीमार पड़ेगा, रात बिरात बीमार पड़ता था, तो उसको 4 आदमी 6 आदमी डोली बनाकर ऊपर सड़क तक लाते थे। व्यवस्थाएं बहुत बुरी थी। उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए मुझे लगा कि मुझे अपनी पढ़ाई, अपनी सक्षमता का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए 2014 में जैसे ही ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, मैंने चुनाव लड़ा। और कहते हैं कि आपने चुनाव जीतने के बाद जो है गांव की जो भी समस्याएं थी उनको हल किया, लगातार उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहे, और एक सफल, हम कह सकते हैं, ग्राम प्रधान के तौर पर आपका कार्यकाल रहा। बिल्कुल, 2014 में गाँव वालों ने मेरी बहुत मदद
मदद करी, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद करी। चूँकि महिला सीट थी तो पति का सहयोग बहुत अच्छा था, गांव वालों का सहयोग बहुत अच्छा था, और हमारा मेरा गांव पहला गांव था जिसमें से मैं महिला प्रधान चुनी गई थी, और एक पढ़ी लिखी प्रधान अगर आप कहें तो, और राष्ट्रपति अवॉर्डेड प्रधान थी। मैं जीतने के बाद सबसे पहले मेरा काम था कि घर घर तक नल को पहुंचाना, पानी हम घर घर तक लेकर आए। योजनाओं के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमने काम वहाँ पर किए। आज अगर आप मेरी ग्राम पंचायत में जाते हैं, गहड़ ग्राम पंचायत, तो प्रत्येक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक हमने बना रखा है, खड़िंजे हमने बना रखे हैं। सड़क जो कि आज घर घर में बाइक स्कूटर हर बच्चे के पास है, सड़क में लेकर आई। माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी उस समय हमारे विधायक हुआ करते थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और उस योजनाओं को हम धरातल पर उतारने के लिए, कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर शिद्दत से उछाल कर देखो मेरे यारों। तो वो दिमाग में ये बात थी कि इस पंचायती राज के अंतर्गत जो विभाग है, इन विभागों का काम क्या मैं पूरा कर पा रही हूँ। जब मैंने ये देखा तो हमारा उत्तराखंड का पंचायती राज नहीं बना था। ये दुर्भाग्य की बात थी दीप भाई कि 2014 में मैं प्रधान बनी, 2015 में हमने आंदोलन किया कि हम पंचायती राज उत्तराखंड का बना के रहेंगे। उस उत्तराखंड का पंचायती राज एक्ट लागू करने के लिए सरकार के सामने 13 दिन का आमरण अनशन जो हमने किया, और हम पूरी तरह से उसमें सक्सेसफुल हुए, सफलता मिली। और माननीय हमारे हरीश रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी इसको एक्ट को लागू किया। वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही मेरे ग्राम प्रधान कार्यकाल की। यानी हम कह सकते हैं कि जो बचपन से ही आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, हर मुद्दे पे उठाते हो, कहीं ना कहीं आपको ग्राम प्रधान में भी उसका फ़ायदा मिला, और वही कारण है कि आप सफलतापूर्वक हर मुद्दे को उठाते रहे। बिल्कुल, ये मुझे लगा कि अगर मैंने अपने पद के साथ मुझे न्याय करना है तो मुझे पंचायती राज एक्ट को लागू करवाना ही पड़ेगा। उसके लिए हमने समस्त प्रदेश के 8,756 प्रधान हमारे पास उस समय थे, हमने सबका एक संगठन बनाया। मैं उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन की उपाध्यक्ष भी रही, और 13 दिन के आमरण अनशन के बाद पंचायती राज के जो हमारे मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उन्होंने हमारा आमरण अनशन तोड़कर और हमारा पंचायती राज एक्ट लागू किया। प्रधानों की हमारी जो मासिक वेतन होता है वो 5,000 रुपये किया, और हम बहुत अधिकतर इसमें सफल हो पाए। लेकिन आज भी हमारे पंचायती राज एक्ट में ऐसे विभाग हैं जिसका पूरा जिम्मा प्रधानों को दिया जाना चाहिए, ताकि वो राजस्व का, राज्य वित्त का और केंद्र वित्त का सही सदुपयोग कर पाएं। भैया द्वारा जो है हमने देखा कि लगातार जो है समाज के लिए तो काम आप लोग कर ही रहे थे, लेकिन उत्तराखंडी संस्कृति के लिए भी आप, उत्तराखंडी लोक कलाकारों के लिए भी लगातार मंच देने का काम कर रहे थे, जिसमें आप बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को मंच देते थे और उनके हुनर को परख के उनको जो है कार्यक्रम के द्वारा जो है बुलाते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति करते थे। आप किस तरह के रहते थे कार्यक्रम, और खासतौर से आपका मनपसंद गायक कौन है, क्योंकि उस समय दिग्गज कलाकारों को आप बुलाते थे, तो कौन ऐसा है जिसका गाना आपको पसंद? देखिए, भयात के द्वारा हमने उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के लोकगीतों को संरक्षित और संवर्धन करने का जो काम किया है वो समस्त संस्थाओं के द्वारा बहुत ही काबिले तारीफ रहा। और मुझे लगता था कि हमें लगता था भयात को कि जो हमारे जो लोकगीत हैं, जो हमारी लोक विधाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। उसके लिए हमने मंच देने का काम किया, और उसके लिए हम सरकारों से भी लड़े। हम हिंदी अकादमी से उसके लिए फंड की हमने व्यवस्थाएं करी। उत्तराखंड एकता मंच बना के हमने रामलीला मैदान में माननीय नेगी जी को बुलाया, और जो छोटे कलाकार थे, हमारा विशेष उद्देश्य ये था कि जो बड़े कलाकार हैं जिनको मंच हर जगह मिलते हैं, उनके साथ साथ जो उनसे जुड़े हुए छोटे कलाकार हैं जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है, तो भयात ने एक ऐसी कोशिश की कि उत्तरायणी मकरायणी के थ्रू हो या हमारे जागरण हो, और जो छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं उनके थ्रू हमने लोकगीतों के कलाकारों को, जागर गाने वाले हमारे गायकों को हमने दिल्ली में लाने का प्रयास किया। और मेरे पसंदीदा लोकगीत कार की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र सिंह नेगी जी और स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी तो हमारे आदर्श रहे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी के बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, बच्चों को भी वो गाने पहुंचाए कि भाई नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गाना है जो मेरा दिल को बहुत भाता है कि टिहरी जो है वो डूबने लगी,
तो जब हमारे टिहरी में डैम बन रहा था, नरेंद्र सिंह नेगी जी का वो गाना था, तो उसको आज भी अगर आप लोग सुने तो बरबस ही आंखें भर आती है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी चमोली जी से हमारी बातचीत का सिलसिला। अभी फिलहाल हमने शुरुआती दौर के उससे सफ़र से आपको रूबरू कराया और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से ये उत्तराखंड समाज को एकजुट करने के लिए लगातार जो है दिल्ली एनसीआर में भाग लेती रही, लगातार उत्तराखंडी संस्थाओं के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करती रही और हर मुद्दे पे जिस तरह से चाहे किरण नेगी का मुद्दा हो, अंकित भंडारी का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे बोली भाषा का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जो है ये एकजुट होकर जो है उत्तराखंड समाज के साथ खड़ी रही। किस तरह से ये काम कर रही हैं, आगे की क्या उनकी योजनाएं हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल रुकते हैं। बाद एक बारी फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी चमोली जी से। रोशनी चमोली जी से ब्रेक से पहले हमने उनके जीवन के शुरुआती दिनों से आपको रूबरू कराया। अब ब्रेक के बाद जो है हम उनके सामाजिक कार्यों के साथ साथ उत्तराखंडी संस्थाओं के साथ जिस तरह से उन्होंने एकजुट एक मुठ की मुहिम छेड़ी हुई है उस पर बात करेंगे। आइए फिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई कि आप इतना सुंदर कार्यक्रम ये लेकर आ रहे हैं और लोगों की जो छोटी बड़ी सब बातें हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक ये बातें जानी चाहिए, कैसे उनका जीवन का सफ़र रहा, तो अच्छा लगता है इस तरह की बातें आपसे। हम चाहते हैं फिर से एक कोई अगर आप कुछ कह दें हमारे दर्शकों को अपने उसमें, क्योंकि आप नारी सशक्तिकरण और बुलंद आवाज़ की धनी हैं, तो कुछ अगर शुरुआत। देखिए मैं कहना चाहूँगी, रावी की रवानी बदलेगी, सतलुज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब तो ये ज़माना बदलेगा। और इस बदलने की जो मुहिम को, लोगों के जीवन को बदलने की मुहिम को जो आपने बरकरार रखा हुआ है दीप भाई, तहे दिल से आपको सलाम। धन्यवाद मैम। अब हम चलते हैं क्योंकि आप लगातार जो है व्यवसाय भी चला रही थी, साथ ही आप ग्राम प्रधान भी बन गई थी और उत्तराखंड और दिल्ली साथ में व्यवसाय, परिवार, ये सभी का किस तरह से तालमेल आप करते थे और फिर आपने जो है उत्तराखंड एकता मंच के साथ एकजुट एक मुठ की भी मुहिम छेड़ी, उसमें भी आप काफ़ी सफल रहे। तो किस तरह से ये तालमेल बना पाते थे आप इतनी सब चीज़ों के साथ? परिवार किस तरह से आपका साथ देता था? देखिए सही कहते हैं कि आपके पूर्व जन्मों का कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आपको अच्छा जीवन साथी मिलता है, आपको परिवार अच्छा मिलता है, आपको समाज अच्छा मिलता है। तो मैं चूँकि देवभूमि से हूँ, उत्तराखंड की हूँ, बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हूँ कि इन सब कामों में मेरा पूरा परिवार, मेरा मायके का परिवार हो, मेरा ससुराल पक्ष हो, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। और जहाँ तक सामंजस्य बिठाने की बात है दीप भाई, तो एक महिला के लिए ये मुश्किल नहीं होता अगर उसके साथ उसका हम सफ़र साथ रहता है, तो बच्चे साथ रहते हैं, तो समाज साथ रहता हो। था थोड़ा सा मुश्किल, ऐसा नहीं है कि महिला सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर उसमें पति साथ ना दे तो बहुत मुश्किल था। लेकिन एकजुट एक मुठ की मुहिम को लेकर अगर मैं एक बात कहूँ, उस समय मैं ग्राम प्रधान भी थी 2016 में, तो दिल्ली से गांव जाना, गांव से फिर इस मुहिम के लिए वापस लौट कर आना, बछेती जी, डॉक्टर बछेती जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी इस मुहिम से मैं जुड़ी और समाज को एकजुट एक मुठ करने का जो हमारा एक विशेष कार्य था, जिसके पीछे हमारी बहुत सारी योजनाएँ थी जो कि सफल हुई, कि उत्तराखंड में 20 से 25 लाख के करीब उत्तराखंडी रहते हैं। तो हम भाषा अकादमी के लिए काम कर रहे थे, अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं किसी हद तक ये चीज़ें हमारी सफल हुई और हमारा पूरा समाज 20 नवंबर 2016 को रामलीला मैदान में इकट्ठा हुआ और माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री रहे अभी माननीय मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने मंच से घोषणा करी कि इतने तमाम उत्तराखंडी यहाँ रहते हैं, इनकी बोली भाषा के संरक्षण और संवर्धन हेतु उत्तराखंड अकादमी बननी चाहिए, और वो बनी भी और आज बखूबी काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे अभी भी बाकी रह गए हैं, जैसे राजनीतिक भागीदारी की बात अगर हम करें, उसमें अभी भी उत्तराखंड कहीं ना कहीं वो मुकाम उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि 30-35 लाख से भी ज़्यादा उत्तराखंडी समाज दिल्ली एनसीआर में रहता है। उत्तराखंड समाज का बहुत अहम रोल रहता है, हर जीत और निर्णय में बहुत अहम भूमिका रहती है। लेकिन क्या कारण रहता है कि राजनीतिक भागीदारी में थोड़ा सा अभी भी कहीं ना कहीं कमी है?
बिल्कुल देखिए, सामाजिक रूप से हम पूरी तरह से सक्षम हो गए, आर्थिक रूप से भी हम सक्षम हैं। अगर पुराने तौर तरीके और आज के इस समाज को अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अगर हम देखें, तो आज हमारा समाज आर्थिक रूप से भी सक्षम हुआ है। धार्मिक रूप से तो हम उत्तराखंड के हैं तो पूरी तरह से सक्षम है। रही राजनीतिक भागीदारी की बात, राजनीतिक सक्षमता की, तो कहीं ना कहीं पार्टियां ये सोचने के लिए अब मजबूर हैं। पार्टियां ये सोचती हैं कि उत्तराखंड समाज एक ऐसा समाज है जो कि निर्णयों को बदलने की क्षमता रखता है। तो कई ऐसी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों को तवज्जो भी दी है, और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे जो और राजनीतिक दल हैं वो भी हमारी उत्तराखंड की भागीदारी को बढ़ाएं, ताकि समाज में हमारे लोग उस राजनीतिक स्तर को पूरा कर पाएं और अपनी जो हमारी मुहिम है, जो हमारे कुछ विशेष मुद्दे हैं, उनको पूरा कर पाएं। प्रतिनिधि नहीं मिल पाता, पार्टियां नहीं दे पाती, आखिर क्या कारण लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं हम राजनीतिक रूप से अभी अक्षम हैं। हमें मेन विंग में, जो कि पार्टी की मेन विचारधारा काम करती है, उसके अंदर घुसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विंग्स में ना रहकर हमें पार्टी की मेन विचारधारा में रहकर, मेन विंग में रहकर काम करने की आवश्यकता है, और प्रत्येक समाज के व्यक्ति को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। अगर हम खाली उत्तराखंड के नाम पर चुनाव लड़ने की सोचते हैं या हम भागीदारी की बात करते हैं, तो शायद हम उस चीज़ में सक्षम ना हो पाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आगे आने वाले दिनों में सरकारों को, राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि भाई उत्तराखंडी समाज का ये व्यक्ति इतना कर्मठ है, जो कि निर्णयों को बदलने की क्षमता रखता है, तो इसको टिकट मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे हमारे MP लेवल का कोई व्यक्ति हो। तो अब धीरे धीरे लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, समाज से जुड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी राजनीतिक भागीदारी सुदृढ़ होगी। चाहे किरण नेगी का मुद्दा हो, चाहे आपके बोली भाषा का मुद्दा हो, चाहे आप गौ माता को राष्ट्र माता का मुद्दा हो, चाहे आप कई ऐसे जो है समाज को एकजुट करने का मुद्दा हो, इन सब पे आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे। लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण आपकी आवाज़ सरकारों तक नहीं पहुंच पा रही, या उसमें वो एकजुटता और वो भीड़ नहीं हो पा रही जिसकी आप उम्मीद करते थे? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक बोली भाषा का सवाल है, हमने अपनी बोली भाषा के संरक्षण हेतु सरकार से जब एकजुट एक मोटा आंदोलन किया, तो आज हमारी अकादमी बनकर तैयार है और वो बखूबी काम कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में और अच्छी तरह निरंतर गतिशील रहेगी। हमने देखा कि जिस तरह से अंकिता भंडारी का केस हुआ, उत्तराखंड की महिला शक्ति जो है आगे आई, महिलाओं का एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने सरकारों को हिला दिया, लेकिन फिर भी अभी वो न्याय नहीं मिल पाया। उसकी चिंगारी जो है दिल्ली NCR में भी देखने को मिली। आपने भी लगातार कैंडल मार्चों के द्वारा, जंतर मंतर हो, चाहे जगह जगह क्षेत्रों में मसाल के द्वारा जो है आपने कार्यक्रम करे, लेकिन क्या लगता है क्यों उत्तराखंड की महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता? कहीं ना कहीं कुछ कमी? बिल्कुल कमी है जागरूकता की, सबसे बड़ी कमी हमारी जागरूकता की है। उत्तराखंड सरकार की कार्यप्रणाली की कमी है। उत्तराखंड सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों की कमी है। हम सब महिलाओं ने मिलकर यहाँ आवाज़ उठाई, पत्रकारों ने आवाज़ उठाई, आप जैसे पत्रकारों ने आवाज़ उठाई, तब जाकर अब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो रही है। तो बड़ा दुख लगता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए हमेशा क्या कैंडल मार्च करना पड़ेगा, या हमें अपने अधिकारों के लिए क्या हमेशा आंदोलन ही करने पड़ेंगे? जो आपने अलग जगाई है वो रुकेगी नहीं, वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी और अपनी आवाज को आप सरकारों तक पहुंचाती रहेंगी। जी देखिए, बिल्कुल हम ये कहते हैं मशाल जलती रहनी चाहिए, और विशेष मुद्दों की लड़ाई हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप उत्तराखंडी और आपका खून खौलता है, तो आप जरूर उस मशाल को जीवित रखिए, उस मशाल को जलाए रखिए। एक ना एक दिन ऊपर वाले की न्यायपालिका, सबकी न्यायपालिका अगर आप छोड़ दे, तो ऊपर वाले की तो है कि कहीं ना कहीं तो आपको न्याय मिलेगा। 2019 में फिर आपने जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। आपको उम्मीद थी कि जो आपने गांव में काम किए हैं, जो आपने लोगों की सेवा की है, जो लोगों के मुद्दों को आपने काम करा, वहाँ के विकास काम किया, आपको उम्मीद थी कि आप जो है आगे भी बढ़कर जो है मैं चुनाव लड़ूंगी और उसमें भी जीतूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई, जिस कारण आप वो चुनाव नहीं जीत पाई। क्या कारण मानती हैं? बिल्कुल, देखिए 2014 में जब मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था, तो सभी ग्राम वासियों ने, पूरे मेरी जो ग्राम सभा है, 5-6 गांव आते, 6 गांव उसमें आते हैं, सभी ने मेरा साथ दिया और मैं बखूबी चुनाव जीती भी, एक महिला होने के बाद। और वो भी मैं दिल्ली से जाके चुनाव लड़ी। मैंने अपनी बातों को लोगों के सामने रखा, लोगों ने मेरी बातों को सराहा और सबने मुझे मौका दिया।
और मैं अगर ईमानदारी की बात करूं तो मैंने अपने पद के साथ पूरी ईमानदारी निभाई। आप मेरा पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, मेरे गांव जाकर मुआयना कर सकते हैं। बहुत अधिक मैं योजनाएं लेकर आई, प्रत्येक को मनरेगा के तहत मैंने काम दिया। लेकिन 2019 में जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हो रहा था तो मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव लड़ना पड़ा। और वो इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि मैं क्षेत्र प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहती थी, और बदकिस्मती से मैं वो चुनाव हारी हूँ। और आप कह सकते हैं कि कमी रही होगी, शायद मेरी कमी थी कि मैं ज़्यादा समय अपने गांव को नहीं दे पा रही थी। दिल्ली में मेरा बिजनेस भी था और बच्चे भी उस समय पढ़ाई कर रहे थे, और गांव बार बार जाना, बार बार आना, और अधिकतम समय मैं दिल्ली में दे पा रही थी। और यहाँ अपनी जो हमारी उत्तराखंड की संस्थाएं हैं, इनके साथ मिलकर मैं मुहिम चला रही थी। तो गांव में लोगों को लगा होगा कि ये समय नहीं दे पा रही है, शायद यही कारण रहा। और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हम उतने सक्षम नहीं रहे कि हम अपनी बातों को एक लेवल तक पहुंचा पाते। लेकिन फिर भी हमने देखा कि आज भी जो है आपके गांव के या आसपास के क्षेत्र के लोग आपको कॉल करते हैं, हर समस्या को आपके बीच में रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है रोशनी चमोली चुनाव तो हार गई, लेकिन आज भी हमारे बीच में है, क्योंकि जिस तरह से आप उनकी आज भी सेवा करती हैं, क्या लगता है ये निरंतर सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल। 2019 में चुनाव हारने के बाद पूरा भारत, पूरा विश्व एक कोरोना नामक आपदा से लड़ा है। उस समय भी हमने ग्राम प्रधान नहीं थे, गांववासी होकर हमने पूरे गांव में लोगों की सेवा करी है। जितना हमसे बन पड़ता था हमने अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ पर कार्य किया है। और गांव से मेरा अपना लगाव है, मेरे हस्बैंड का अपना बहुत लगाव है। मेरे आसपास के लोगों से जो आत्मीय संबंध बन चुके हैं उनको मैं बरकरार रखूंगी, और जब जब समय मिलेगा मैं गांव जाती रहती हूँ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर गांव से फिर वही पुकार आती है कि रोशनी चमोली जी को वापस लाया जाए, रोशनी चमोली जी को फिर एक जिम्मेदारी यहाँ से दोबारा दी जाए, तो आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, जहाँ तक गांव के इलेक्शन की बात है, चुनाव की बात है, अगर मेरे गांव के लोग मुझे बाइज्जत बुलाते हैं कि आइए चुनाव लड़िए, और मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की वैसे पूरी कोशिश करूंगी, और जब मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे मैं दावेदारी करूंगी। ठीक, हम कह सकते हैं कि जब भी जो है उत्तराखंड समाज पे कोई संकट आता है, उत्तराखंड की संस्थाएं एकजुट होती है, एकमुठ होती है, और धरातल पे काम करके जो है सभी मिल के जो है काम करती है। जी बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल आपकी बात को मैं पुख्ता करती हूँ। इसलिए नहीं, हमने गाँव में भी, मतलब मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ भी हमने कोरोना काल में मास्क है, सैनिटाइजर है, राशन है, और कुछ लोगों की पैसे से मदद वो भी करी। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, टिहरी में, चंबा क्षेत्र में सभी लोगों ने कोशिश करके वहाँ आसपास, अपने आसपास रहने वाले लोगों को जिनको भी आवश्यकता अनुसार जितना देना होता था, हम लोग वहाँ पर दवाइयाँ भी पहुँचाते थे। और इस तरह से कोशिश की हमने कि वो जो बुरा दौर था कोरोना को, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कोरोना नामक बीमारी से निजात पाई जाए। अभ्यास से तो लगातार काम कर ही रही हैं, समाज के धरातल पे आप काम कर रही है, दिल्ली एनसीआर में काम कर रही हैं, साथ ही आपको कई संस्थाएं भी जो है सम्मानित करती है, सम्मान देती है। क्या लगता है कितना हौसला बढ़ता है जब आपको सम्मान मिलता है, और क्या लगता है कि जिम्मेवारी और बढ़ गई है? बिल्कुल, सम्मान आपको मिलता है तो एक तरफ आपकी नैतिक जिम्मेदारी समाज के प्रति किए गए कार्यों को और अच्छा करने के लिए होती है। आप अपने उन कार्यों को कितना गतिशील रख पाते हैं, सम्मान इसलिए भी दिया जाता है। और सम्मान मैं कहना चाहूँगी कि मुझे दिल्ली ही नहीं, जयपुर में मां नंदा शक्ति सम्मान मिला, और शिक्षा पे पूरे 10 साल काम करने के बाद मुझे शी NGO के द्वारा और शिक्षा परिषद के द्वारा भी सम्मान दिया गया। विकासपुरी महोत्सव में भी हमें सम्मान दिया गया, और तमाम उत्तराखंड की जो लगभग हमारी 250-300 जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, सभी ने सम्मान मुझे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके प्रति, कार्यों के प्रति, समाज के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी का दायरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और सम्मान आपको एक हौसला जरूर देता है, निरंतर कार्य करने की शक्ति देता है, निरंतर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं दिल को खुशी होती है कि सम्मान आपको मिला है। साथ ही हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में 5000 से भी ज़्यादा संस्थाएं हैं। समय समय पे ये अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ रामलीला का भी मंचन करती है। क्या लगता है उत्तराखंडी संस्थाएं कितना अहम योगदान देती है, खासतौर से प्रवास में, अपने उत्तराखंड समाज को एकजुट करने में, एकमुठ करने में, और कलाकारों को मंच देने के लिए और समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कितना अहम योगदान है?
देखिए, उत्तराखंड की संस्थाएं दिल्ली प्रवास में रहकर, दिल्ली हो, एनसीआर हो, चंडीगढ़ हो, और जो अलग अलग राज्यों में हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, वो संस्कृति के संवर्धन हेतु बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं तो बधाई के पात्र समझती हूँ हमारे प्रवासी भाइयों को, जो इस तरह की छोटी संस्थाओं को, जो लोग अपने रोजी रोजगार, रोटी की तलाश में प्रवास में आए हैं, जो बच्चे अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, वो बोली भाषा के माध्यम से, इन लोकगीतों के माध्यम से उत्तराखंड के करीब आ रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति और अपनी देवभूमि के करीब आ रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि जब जब जो है उत्तराखंड समाज के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, दिल्ली एनसीआर में आप लोग संस्थाएं उठाती है, लेकिन वो भीड़ नहीं होती जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में होती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जागरूकता का अभाव है, या लोग केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही आना चाहते हैं और इस तरह की विचार गोष्ठी हो, चाहे सामाजिक मुद्दे हो या उत्तराखंड के मुद्दों पे भीड़ कम होती है? क्या कारण मानती हैं आप इसका? देखिए, इसका एक कारण तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मन लुभावने वाले कार्यक्रम होते हैं। गीतों से आपकी जो आत्मा है वो जुड़ती है, वो कार्यक्रम होते हैं। नाच गाने के कार्यक्रम होते हैं, आपकी खुशी का कार्यक्रम होता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ आना पसंद करता है। और जो विशेष मुद्दों के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो ये जंतर मंतर पर होने वाले, इंडिया गेट पे होने वाले कार्यक्रम है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि इसके लिए भीड़ तंत्र की आवश्यकता, जहाँ तक मैं समझती हूँ, यहाँ बौद्धिक विचार, बुद्धि, विवेक वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे नहीं जुड़ता, लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है कि पूरे ज़्यादातर हमारे यहाँ उत्तराखंड के लोग नौकरी करते हैं, अपने छोटे छोटे रोजगार करते हैं, जिनके पास समय नहीं होता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी दीप भाई कि वो दिल से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया पर मुद्दों को उजागर करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी न किसी रूप में विशेष मुद्दों की लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़ते रहें। जागरूकता की कमी जरूर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में पूर्णता होगी, ये मेरा विश्वास है। इस तरह से दिल्ली एनसीआर में जो है लगातार हमने देखा कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा के लिए जो है क्लासेस चलाई जा रही हैं। डीपीएम द्वारा एक पहल की गई है अपने युवाओं को जो है अपनी भाषा से जागरूक करना है। आप भी जो है दक्षिणी दिल्ली में कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे क्लासेस चलाती हैं। इस मुहिम को किस तरह से देखती है और क्या लगता है कितना युवा जागरूक हो रहा अपनी बोली भाषा से? देखिए, 2016 में जब हमने एकजुट एकमुठ आंदोलन किया था, तब ये बात उठी थी कि भाई कितने उत्तराखंडी ऐसे हैं, कितने लोग हैं, कितने हमारी जनसंख्या है, उसके आधार पर कि भाई कितने लोगों को बोली भाषा आती है, तब जाके आपको अकादमी बनाई जाएगी। तब ये मुहिम चलाई गई डीपीएमआई के द्वारा, माननीय विनोद बछेती जी, जो पूरे दिल्ली एनसीआर में गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा के शिक्षण केंद्र चलाते हैं। उसमें मैं भी यहाँ कई 4 शिक्षण केंद्र मेरे अंतर्गत दिए गए। और अब जो कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तराखंड में भी हम लोग शिक्षक केंद्रों का काम शुरू करेंगे, वाद्य यंत्र सिखाने का काम करेंगे, हमारे लोकगीतों को सिखाने का काम करेंगे। इस मुहिम ने कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ी और इस मुहिम को चलाने के पीछे हमारा एक मकसद ये था, दीप भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि आपकी बोली भाषा जब तक जिंदा है तब तक आप जिंदा हैं। आपका अस्तित्व तब तक है जब तक आपकी बोली भाषा जिंदा है, और वो बोली भाषा आपके ना रहने के बाद भी कब जिंदा रहेगी, भाषा का उसको सम्मान मिलेगा। आप एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, आप एक भारतवर्ष में रहते हैं और आपकी बोली भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी संख्या में अगर आपके लोग रहते हैं तो आपकी बोली भाषा की 8वीं अनुसूची में लाने का जो काम है, ये डीपीएमआई के और सारे शिक्षण केंद्रों के थ्रू चल रहा है। और इस पर दिल्ली सरकार की उत्तराखंड अकादमी भी काम कर रही है और कहीं ना कहीं हम सफल होंगे और हमारी बोली भाषा, हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा की 8वीं अनुसूची में लाया जाएगा और हमें ये सम्मान मिलेगा। आप संस्थाओं से जुड़ते रहे, आपने अपना व्यवसाय शुरू करा, साथ ही आप उत्तराखंड समाज के एकजुट एकमुठ करने में अहम योगदान देती हैं, साथ ही गढ़वाली, कुमाऊनी भाषा बोली में अपना योगदान देती हैं, संस्थाओं के साथ आप योगदान देती हैं, मुद्दों पे आप योगदान। क्या लगता है कि रोशनी चमोली ने जो सपना देखा था आज उस मुकाम पे आप पहुंच गई? क्या आप उस सफर से अपने संतुष्ट हैं या अभी भी कुछ और करने की आपकी इच्छा है? दीप भाई, कैसे बताऊं, संघर्षपूर्ण जीवन रहा, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से रही और माता पिता के पास काफ़ी कुछ देने के लिए था लेकिन नहीं दे पाए, और मैं तो माँ पिता का शुक्रगुजार हूँ। आज पिता ने जो भी संस्कार दिए मैंने कोशिश करी कि उसे धरातल पर लेकर आऊँ, और
आज माता पिता नहीं हैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि छोटी बहनें हैं उनको माँ बाप का प्यार दे पाऊँ। आपका आशीर्वाद ज़्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अगर सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं धन्यवाद करूँगी मेरे बड़े भाई गणेश मणि कैंथोला, जिन्होंने हर सुख दुख में हमारे साथ, मेरे सभी भाइयों ने काम किया है और मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया है, हमेशा प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए। और रही जीवन से संतुष्ट होने की बात दीप भाई, तो शायद मुझे लगता है कि जीवन तभी सार्थक होता है आपका कि जब आप पूर्णतः समाज के लिए समर्पित होते हैं। आप अपनी एक अच्छी कमाई का, आप अपनी एक ईमानदार कमाई का 2% 4% समाज के कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने बच्चों में भी वो आदत डाली है कि भाई आप जो भी कमाएं उसमें से 2% 4% समाज के अच्छे कामों के लिए खर्च करें। और आज शायद यही कारण है कि हम बहुत ज़ीरो होते हुए भी अगर मैं आज कहूँ कि हम समाज में एक स्थान पर खड़े हैं तो वो मेरे माता पिता और हमारे देवी देवताओं की कृपा है। यानी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे जो है रोशनी चमोली जी उत्तराखंड प्रवासी समाज और उत्तराखंड की आवाज़ को इसी तरह बुलंदी से उठाती रहेंगी, जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में भी जा सकती हैं। बिल्कुल, देखिए सेवा तो हम वैसे भी करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। अपने इस अमूल्य जीवन का अगर हम सार्थक कर पाएँ तो हमें बड़ी खुशी होगी। रही राजनीतिक जनप्रतिनिधि बनने की बात, तो पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी, आगे जो भी पद देगी, हम तब भी काम करते रहेंगे। और नहीं भी देती है तो पार्टी से जुड़कर और समाज के लोगों के साथ जुड़कर हम काम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं रोशनी चमोली अपना सभी उत्तराखंडी भाई बहनों तय संदेश देना चाहूँ कि अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति, अपना लोकगीत और अपनी सभ्यता का वास्ता जतरा आप प्रयास कर सकना वो करा। और अपनी बोली भाषा तय जीवित रखना का वास्ता अपना गाँव भी तुम और जान और अपना बच्चों तय और अपना आसपास का लोगों का बीच अपनी बोली भाषा तय, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति पहुँचाने को काम करता रहा। जय उत्तराखंड, जय भारत। जी, आपने हमें समय दिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी दीप भाई। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगी कि आप इस आंचल प्रभात पत्रिका के द्वारा लोगों के जीवन से जो रूबरू कराने का काम करें, निरंतर गतिशील होकर अनवरत करते रहें। धन्यवाद मैम। तो ये थी रोशनी चमोली जी, उत्तराखंड की सामाजिक कार्यकर्ता, साथ ही नारी सशक्तिकरण की बुलंद आवाज़। आज हमने आपके इनके जीवन सफ़र से आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन सफ़र से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जारी इनको शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में फिर हम उत्तराखंड की किसी ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक दीजिए मेरे सहयोगी मनोज कोठारी और मुझे इजाज़त।